हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मेरे चैनल पे आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। जैसे कि मैंने जो पार्ट फर्स्ट था टॉप 50 एमसीक्यूज़ का ऑन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें 25 एमसीक्यूज़ कवर किए थे। तो आज मैं फिर से 25 एमसीक्यूज़ कवर करूँगा जो मेनली होंगे आपके गांधीयन एरा पर। तो हम देखते हैं कि क्या क्या एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेट बाय गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो जो संस्था है वो गांधी जी ने नहीं सेटअप की थी साउथ अफ्रीका में। तो इंडियन ओपिनियन, ये एक न्यूज़पेपर था, ये इसकी शुरुआत गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी, बिल्कुल की थी। नेटल इंडियन कांग्रेस, इसकी भी की थी। फिनिक्स आश्रम, इसकी भी की थी। ये लास्ट वाले की नहीं की थी। तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्या था, जैसे गांधी जी 1898 में साउथ अफ्रीका गए थे अपने क्लाइंट के केस में, दादा अब्दुल्ला जिनका नाम था, दादा अब्दुल्ला। तो इनके केस के रिलेटेड ये साउथ थे। तो इन्होंने जब वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत ही वाइट रेसिज्म बहुत था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी विद रिस्पेक्ट टू द कलर। वाइट जैसे एशियन और अफ्रीकन्स थे उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशंस होती थी विद रिस्पेक्ट टू देयर कलर। तो और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन थी, जैसे वहाँ पे जो बेसिकली इंडियंस थे उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करें अगर, तो एक तो थे मर्चेंट्स, एक थे जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर थी, और एक थी एक्स कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो अब बेसिकली वहाँ पे लेबर का काम करते थे, लेकिन वो अब वहाँ पर सेटल भी हो गए थे और उनकी कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी और उन्हें ना तो राइट टू वोट दिया जाता था और कई सारी उनके ऊपर टैक्सेस भी लगाए जाते थे। और इसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, एक बेसिकली जो इंडियन न्यूज़ ओपिनियन न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया। और नेटल इंडियन कांग्रेस, नेटल वहाँ एक जगह का नाम है नियर डरबन, तो इसकी शुरुआत की। किसके लिए शुरुआत की, ताकि जो इंडियंस हैं उनको यूनाइट करने के लिए और उनको एनकरेज करने के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए। और जो लास्ट है, और ये दोनों चीज़ों की शुरुआत गांधी जी ने लगभग 1903 में शुरू की थी। और जो फिनिक्स आश्रम था इसकी शुरुआत गांधी जी ने 1904 में की थी। फिनिक्स आश्रम है जो बेसिकली वो फिनिक्स स्टेशन के पास था। तो इसमें क्या था कि बेसिकली ये इन्होंने शुरुआत, बेसिकली इनका एक मोटिव इसलिए भी था क्योंकि जो इंडियन ओपिनियन करके न्यूज़पेपर था वो बंद होने के कगार पे आ गया था ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उसके रिलेटेड गांधी जी ने बेसिकली एक आश्रम शुरू किया, एक फिनिक्स आश्रम जो 100 एकड़ में था। और इसमें क्या किया था गांधी जी ने, इन्होंने बोला था, इनवाइट किए थे पर्सन्स कि अगर आप पार्ट बनना चाहते हो फिनिक्स आश्रम का वो बन सकते हो। और इसमें क्या होगा, आपको कोई भी जो लैंड का ओनर नहीं होगा और सबको अपने काम खुद से करने पड़ेंगे और हेल्प करनी पड़ेगी आश्रम के कामों में। जैसे इंडियन ओपिनियन वो अपना न्यूज़पेपर है वो भी यहीं से निकालने लग पड़े और प्रेस भी उन्होंने यहीं पे शुरू कर दी। मैं फिनिक्स आश्रम पे क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली जो पिछले ईयर ही जो साउथ अफ्रीका की सरकार है उन्होंने क्या किया, फिनिक्स आश्रम को नेशनल हेरिटेज साइट घोषित किया है अपने उधर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर था इंडियन लीग, इसकी शुरुआत गांधी जी ने नहीं की थी। हु रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कम टू चंपारण एंड सी फॉर हिमसेल्फ द मिजरीज ऑफ इंडिगो फार्मर्स। अब किसने गांधी जी को बोला था चंपारण में आने के लिए। अब बेसिकली गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आ गए थे। तो अब वो जैसे कि अब 1916 था, लखनऊ पैक्ट में वो एक आदमी से मिले थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और उसने बताया था उनको कि जो इंडिगो फार्मर्स है वहाँ पर चंपारण में, चंपारण पड़ता है यूपी में, वहाँ उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी है क्योंकि उनको ब्रिटिशर जो यूरोपियन प्लांटर्स है उनके द्वारा फोर्स किया जाता है उगाने के लिए क्या, इंडिगो। इंडिगो बेसिकली नील को भी बोलते हैं इंडिगो। उसके लिए उनको फोर्स किया जाता है और बहुत ही कम पैसे दिए जाते हैं उसको उगाने के लिए। और इसमें 3/20 लैंड में उनको इंडिगो उगाना ही उगाना पड़ता है। और
पैसे भी कम मिल रहे हैं, तो बेसिकली उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इसके रिलेटेड गांधी जी किसने बोला था? राजकुमार शुक्ला। तो इसका आंसर आ गया सी पार्ट। और गांधी जी 1917 में चंपारण गए और उन्होंने वहाँ पे उनकी कंडीशंस देखी कि क्या क्या कंडीशन थी जो चंपारण के फार्मर्स थे, इंडिगो फार्मर्स थे, वो फेस कर रहे थे, और उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट प्रिपेयर की। और उनके उस रिपोर्ट को उन्होंने वहाँ पे ब्रिटिश सरकार को, जो भी उधर थी गवर्नमेंट, उसको फोर्स किया कि ये इनकी कंडीशंस है और उनका उद्धार होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, यहाँ पे हिल नहीं आएगा, यहाँ पे मिल स्ट्राइक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक इन 1918 1918 हाउ मच हाइक वाज अवॉर्डेड, कितना हाइक दिया गया था वर्कर्स को इन द एंड? 15%, 25%, 35% या 45% अब कितना हाइक दिया था? अब बेसिकली ये केस क्या था, इसमें 1918 में 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी एक जो ये बेसिकली था किसके बीच में, जो उधर के कॉटन मिल ओनर्स थे उनके बीच में, और जो वर्कर्स थे वहाँ पे काम करने वाले, उनके रिलेटेड था। उस टाइम क्या हो रहा था, एक तो प्लेग का बोनस, प्लेग हुआ था, और बहुत सारा, जैसे कि 1918 का अगर याद करें हम, 1914 1914 से 1918 तक हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट चला। अब वर्ल्ड वार फर्स्ट जैसे ही ख़त्म हुआ, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, वार इन्फ्लेशन हुआ, उसकी वजह से जो चीज़ों के प्राइजेस थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए। उसकी वजह से क्या हो गया, जो वर्कर्स थे वो डिमांड करने लग पड़े हाइक की। अब वहाँ पे जो मिल ओनर्स थे वो बोल रहे थे कि हम सिर्फ 25% हाइक ही दे सकते हैं, लेकिन जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि उनको 50% हाइक दिया जाए। लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ पे फिर गांधी जी ने आए, वहाँ पे गांधी जी ने अपना रोल प्ले किया। उन्होंने देखा कि क्या क्या कंडीशंस है, और फिर उन्होंने अपनी जो फर्स्ट भूख हड़ताल थी, अपने फास्ट वो किया उन्होंने, गांधी जी गो ऑन ए फास्ट। तो उन्होंने फिर क्या किया, फिर एंड में उन्होंने बोला, वर्कर्स को बोला कि आप 50% की जगह 35%, 35% हाइक डिमांड करो। और एंड में उसके बाद की बहुत प्रोटेस्ट के बाद, वर्कर्स और गांधी जी के प्रोटेस्ट के बाद, जो डिमांड थी अल्टीमेटली जो ओनर्स थी, कॉटन मिल ओनर्स थी, उन्होंने मान ली, और कितना अवॉर्ड किया, 35% अवॉर्ड किया हाइक इन द एंड। सो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। अब पहली स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंड बाय चंद्रशेखर आज़ाद। ये गलत है। ये बेसिकली जो रिपब्लिकन आर्मी थी, HRA थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में कानपुर में। और किसने शुरुआत की थी? एक की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, जोगेश चंद्र चैटर्जी और सचिन सयाल जी ने, कि एक बेसिकली इसकी शुरुआत हुई किसके लिए थी? एक आर्म्ड रिबेलियन क्रिएट करने के लिए, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट करने के लिए, ताकि हम क्या बना सके, एक फेडरल रिपब्लिक बना सके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया का। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सयाल और जोगेश चंद्र चैटर्जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, वो फॉल्स हो गई। सेकंड क्या है? द इनिशियल एम वाज टू एस्टैब्लिश फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हुज बेसिक प्रिंसिपल वुड बी एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली सेकंड इसका, बी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 इनेबल द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट्स ऑफ। अब बेसिकली मैं बता रहा था कि जैसे कि 1914 से 1918 में आपका वर्ल्ड वार फर्स्ट चला। अब ब्रिटिशर्स ने बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट क्या इंडियंस को प्रॉमिस किया था कि हम आपके जो डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे और इंडिया को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इससे क्या होगा, इंडियन ज़्यादा से ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पार्ट ले सके, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा रोल होगा विद रिस्पेक्ट टू जो लेजिस्लेचर होगा और एग्जीक्यूशन। लेकिन जब जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ,
वो उन्होंने बिल्कुल भी जो ब्रिटिशर्स थे वो बिल्कुल अपने प्रोमिसेस को भूल गए। और अब जो इंडियंस थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि इंडियंस ने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स की इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तो अब बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत सारे जगह हड़तालें होने लगी। अब उस चीज़ को सप्रेस करने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने, रोलेट एक्ट निकाला 1919 का। रोलेट एक्ट ने क्या किया, पावर दे दी कि डायरेक्ट किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको डिटेंशन पे रखा जा सकता है और उसको इवन की जेल भी किया जा सकता है विदाउट एनी कन्विक्शन। उसका सिर्फ शक के बिना पर उस बंदे को अरेस्ट या जेल या टॉर्चर भी किया जा सकता है। तो ये कौन से राइट को सस्पेंड करता था, हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस अगर आपने सुना हो पहले, ये विद रिस्पेक्ट टू डिटेंशन ऑफ ए पर्सन रिट होती है, वो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर था हिबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिटगोंग आर्मरी रेड। अब चिटगोंग आर्मरी रेड वाज टुक प्लेस अंडर, ये किसके अंडर टुक प्लेस हुई थी, ये हुई थी सूर्य सेन। बेसिकली जो चिटगोंग आर्मरी रेड थी ये 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी। और इसको कितने एक्टिविस्ट ने अंजाम दिया था, वो दिया था 65 एक्टिविस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। और इन्होंने प्लान क्या किया था, जो 2 आर्मरी स्टेशन थे चिटगोंग में, उनको लूटने के लिए, ताकि वो हेल्प कर सकें जो रेवोल्यूशनरीज थी उनकी विद रिस्पेक्ट टू आर्म्स, उनको आर्म्स प्रोवाइड कर सकेंगे, उनको हथियार वगैरह प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये उसके, और ये रेड जो थी ये सक्सेसफुल रही थी। लेकिन जब बाद में 1933 में सूर्य सेन जी अरेस्ट हो गए और उनको 1934 में हैंग कर दिया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये थी बेसिकली एक आर्टिकल था फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। ये लिखा किसने था, ये लिखा था भगवती चंद्र वोहरा जी ने। अब इसके पीछे क्या वो था, कारण क्या था इस आर्टिकल के पीछे। बेसिकली अब जो रेवोल्यूशनरीज थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने प्लानिंग की थी कि 1929 को 23 दिसंबर 1929 को बॉम्ब ब्लास्ट करने की। जो इरविन थे उनकी ट्रेन के नीचे एक बॉम्ब ब्लास्ट लगाया था, लेकिन वहाँ से इरविन क्या थे, वहाँ से बच निकले थे। अब इसके रिस्पेक्ट में गांधी जी ने अपना एक व्यू पॉइंट दिया था वो के आर्टिकल में, जिसका नाम था द कल्ट ऑफ बॉम्ब। और यहाँ पे उन्होंने बोला था कि शुक्र है भगवान का कि इरविन जी बच गए। लेकिन जो रेवोल्यूशनरीज थे इसके रिस्पेक्ट में उनको काफ़ी गुस्सा आया, और उन्होंने, जो भगवती चंद्र वोहरा थे वो भी एक रेवोल्यूशनरी थे, और उन्होंने अपना जो व्यू पॉइंट था चंद्रशेखर आज़ाद जी को कंसल्ट करके वो व्यू पॉइंट उन्होंने इस आर्टिकल में अपना दिया था, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। इन्होंने उसमें बताया था कि वायलेंस और नॉन वायलेंस में क्या अंतर होता है, क्या होता है टेररिज्म, और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्यों उन्होंने ये किया, ये क्यों, और लोगों को भी उनके साथ क्यों आना चाहिए। तो इस आर्टिकल में उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तो ये बेसिकली किसके लिए था, ये रिप्लाई था गांधी जी को उनके आर्टिकल कल्ट ऑफ बॉम्ब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन वाज ए कमीशन इन Simon Commission was a commission in which included how many people, कितने लोग थे उसमें, made in the biggest important colony of the British। अब साइमन कमीशन वो आया था 1927 में। अब बेसिकली 1919 में मॉन्टेक्स कैम्फोर्ड से रिफॉर्म आए थे, और उनकी जो उन्होंने बोला था कि 10-10 साल के बाद एक कमीशन आएगा जो देखेगा कि पिछली जो वो रिफॉर्म्स हुए थे 10 साल पहले उनकी क्या रिपोर्ट रही, तो उनका क्या रिपोर्ट रहा और उन्होंने कैसे हेल्प की या नहीं की। तो ये बेसिकली आना चाहिए था 1929 में, लेकिन इसको पहले ही 1927 में लाया गया था। तो
अब इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ब्रिटेन में भी जो दो पार्टीज थी, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उसमें क्या था, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो समझती थी कि लेबर पार्टी है वो इतना इन पे फोकस नहीं करेगी इंडिया पे, और इंडिया हमारी एक कैश काऊ है जहाँ से हम काफ़ी पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए उनको डर था कि उनकी सरकार जाने का 1929 में। तो उन्होंने क्या किया कि 1927 में ही ये कमीशन अपॉइंट कर दिया, और इसमें जो बेसिकली सारे के सारे लोग थे, 7 पर्सन थे, और सारे के सारे ब्रिटेन से थे। तो एक भी इंडियन इसमें इंक्लूड नहीं था। इसलिए इस कमीशन को जो लोगों ने, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और लोगों ने, इन्होंने इसको क्या किया था, रिजेक्ट किया था और बॉयकॉट किया था, और काफ़ी हड़तालें वगैरह हुई थी। सो 7 पर्सन थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच सेशन ऑफ द कांग्रेस in 1927 a resolution was passed which advocated the boycott of Simon Commission at every stage and in every form। अब कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें इसको बॉयकॉट करने का बोला गया था साइमन कमीशन? वो कौन सा सेशन था? वो था बेसिकली मद्रास सेशन, जिसमें बोला गया था कि इसको हर स्टेज और हर फॉर्म में हम बॉयकॉट करेंगे। कौन सा सेशन था? मद्रास सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जब भी मैं कोई क्वेश्चन पे आता हूँ तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि उस क्वेश्चन का सबसे पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु नेम्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन? अब फादर ऑफ द नेशन अब किसने बोला था गांधी जी? अब जो पहले पॉइंट बताया मैंने कि ये वाला साइमन कमीशन को क्या किया था, बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग में भी इसमें 2 डिवीजनें थी। एक हुआ था सेशन मोहम्मद अली जिन्ना के लिए, जिन्ना जिसमें प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो बॉयकॉट किया था, लेकिन एक मोहम्मद शफी करके बंदे थे, उन्होंने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को। अब हु नेम्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन? अब किसने बोला था गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन? अब ये बोला था आप बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस ने फादर ऑफ द नेशन बोला था। तो ये कब बोला था उन्होंने? ये बोला था बेसिकली एक रेडियो ब्रॉडकास्ट में फ्रॉम रंगून इन 1944। लेकिन उन्होंने उसी स्पीच में ये भी बोला था कि नॉन वायलेंट तरीके से हम पॉसिबल नहीं है कि ब्रिटिशर्स को भगा सकें इंडियन से, तो इसलिए हमें अपनी एक खुद फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि हम ब्रिटिशर्स को भगा सकें इंडिया से। तो हु नेम्ड गांधी जी एज द फादर ऑफ द नेशन? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन? अब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि कब मिली थी? व्हेन ही बिकम ए स्कूल टीचर, पॉपुलर पॉपुलर न्यूज़पेपर स्टार्टेड। अब हाँ, यहाँ पे सी पार्ट के जो है वो करेक्ट है। गवर्नमेंट ने जब उनको एक्यूज़ किया था रैंड मर्डर केस में, तो उसके बाद इनको उपाधि मिली थी किसकी? तब से उनको बोला जाता है लोकमान्य तिलक। तो इसमें क्या था बेसिकली जो ये 1819 के अराउंड इंडिया में प्लेग आया था। तो उस टाइम जो इंडिया की सिचुएशन थी वो बहुत ही ख़राब चल रही थी उस टाइम। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक प्लेग कमीशन अपॉइंट हुआ पुणे में, और जिसके कमीशन के जो इंचार्ज थे वो कौन थे? रैंड। अब इस कमीशन से जो तिलक जी थे वो काफ़ी तिलक और काफ़ी रेवोल्यूशनरीज इस कमीशन से काफ़ी नाखुश थे, और उन्होंने क्या किया, रैंड की मर्डर कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, तिलक जी को अरेस्ट कर दिया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बोला कि तिलक की जो स्पीचेस थी और पोइम थी इन एक केसरी करके न्यूज़पेपर था, और इन शिवाजी फेस्टिवल में भी उन्होंने कुछ ऐसी स्पीच दी थी जिससे कि जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इंसाइट हो जाएं और मर्डर कर दें किसका? ब्रिटिश ऑफिशियल्स
का, और इसलिए इनकी जो रैंड की है वो हत्या हुई है ड्यू टू तिलक्स पोइम एंड पब्लिकेशंस। सो इसके बाद उन तिलक जी को क्या हुआ, 18 मंथ की इनको इम्प्रिजनमेंट मिली। और जैसे ही उनको अरेस्ट किया गया तिलक जी को इस केस के बाद, तो अगले दिन से काफ़ी स्ट्राइक वगैरह शुरू हो गई, हड़तालें शुरू हो गई। तो उसके बाद से उनको एक हीरो की तरह तिलक जी उभर कर आए और उनको नेम दिया गया लोकमान्य तिलक। तो बेसिकली किसके मर्डर के बाद ये उपाधि मिली थी, रैंड मर्डर केस के बाद। अब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि कौन सी इवेंट कौन से टाइम पे हुई थी। लखनऊ पैक्ट अब देखें तो ये हुआ था 1916 में, 1916। स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी। जलियांवाला मैसेकर ये हुआ था 1919 में, और डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक ये हुई थी 1920 में। तो सबसे पहले हुआ था लखनऊ पैक्ट, फिर हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, फिर हुई थी बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ, हुआ फोर्थ, एंड देन सेकंड। सो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है सी पार्ट। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज। अब महात्मा गांधी जी ने फास्ट किया था, मतलब मरने तक फास्ट करना है, वो उन्होंने 1932 में किया था। और उसके पीछे रीज़न क्या था, रीज़न क्या था, सी पार्ट इसका रीज़न था कि राम से मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या था बेसिकली, अब 1932 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे राम से मैकडोनल्ड, उन्होंने क्या किया था, कम्युनल अवार्ड कर दिए थे घोषित कि हर एक कम्युनिटी की जो डिप्रेस्ड क्लासेस होंगे उनका भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट से मतलब क्या है कि जो उनके बंदे होंगे, जैसे उस कम्युनिटी के बिलोंग बंदे होंगे, वही वोट करेंगे उस पर्सन के लिए। सो ये क्या था, एक और तरीका था इंडिया के जो सेक्शंस हैं उनको डिवाइड करने का। तो एक और कम्युनिटी के भी अंदर भी कम्युनिटीज़ को डिवाइड करने का। जैसे हिंदू रिलीजन है, उसके अंदर बहुत सारी कास्ट्स आती हैं, तो उनके अंदर भी फर्दर डिवाइड करने के लिए ये कम्युनल अवार्ड था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फास्ट किया था 1932 में। सो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। हाँ, बिल्कुल सही है, इन्होंने डिमांड की थी। अब फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेसिकली कब हुई थी, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक ये हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया था, इस कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया था, और मुस्लिम लीग ने अटेंड किया था, और उनके आगा खान उनकी तरफ से मुस्लिम लीग से अटेंड हुए थे, और काफ़ी जो प्रिंसेस थे उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। सो बेसिकली इसमें जो बेसिकली अब साइमन कमीशन भी था, उसमें भी जो अंबेडकर जी थे वो चाहते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्व्ड सीट दी जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और उनका आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और उनकी डेवलपमेंट हो सके डिप्रेस्ड क्लासेस की। सो अब 1927 में भी उन्होंने अपनी ये बात रही, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अपनी बात रखी, सेकंड में भी रखी, और जो थर्ड में भी उन्होंने ये वाली बात अपनी रखी। उसके बाद क्या हुआ कि कम्युनल अवार्ड्स आए जिसमें उनको बोला गया कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट होगा 1932 के अराउंड। फिर बाद में जो गांधी जी थे उन्होंने फास्ट रखा, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर पूना पैक्ट साइन हुआ जिसमें कि क्या हुआ, अंबेडकर जी इस बात पे माने कि जो सीट्स होंगी वो इंक्रीज़ होंगी। जैसे 71 सीट्स थी अगर अर्लियर, तो अब 147 सीट्स हो जाएंगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन जिनको हम दलित्स भी बोलते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जो इलेक्टोरेट होगा वो सेपरेट नहीं होगा,
इसमें मतलब जो सारे पर्सन होंगे वो इंक्लूड होंगे वोटिंग प्रोसेस में। तो इस पे गांधी जी मान गए थे। उन्होंने बोला था एक सेपरेट इलेक्टोरेट ना होकर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली ये था। तो अब पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। अब इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल इन लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं थे। इन्होंने बोला था सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर में उनकी जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, इंडियन जो कांग्रेस थी उनकी तरफ से गांधी जी सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट हुए थे। सो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वो किसमें सी पार्ट करेक्ट है। सो अब जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में हुई थी। और इसमें जो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्रेजेंट हुए थे। और जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 में। और इसको बायकॉट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स ने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये बताया मैंने अभी अभी कि नवंबर 1930 से तो जनवरी 1931 में हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग पास्ट लाहौर रेजोल्यूशन इन। मुस्लिम लीग ने कब पास किया था लाहौर रेजोल्यूशन? ये पास हुआ था बेसिकली 1942। इसको ही हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें डिमांड हुई थी एक सेपरेट स्टेट की बाय मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज पास्ड ऑन अगस्त 8 1942। और कौन से सेशन में हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे सेशन में। इसमें गांधी जी ने जो स्लोगन दिया था वो डू और डाई का स्लोगन दिया था। और टोटल नॉन कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट उन्होंने बोला था। और हड़ताल काफ़ी से हो गई, हड़तालें शुरू हो गई। और ये एक मतलब कि अल्टीमेटम था जो ब्रिटिश सरकार के लिए कि भारत छोड़ो। और तो ये सेशन कौन सा था? बॉम्बे सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड दिल्ली चलो मूवमेंट? दिल्ली चलो मूवमेंट। दांडी मार्च आपको पता होगा 1930 में थी। इसमें सॉल्ट सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं, जिसमें जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था गांधी जी ने। और ये साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी इसकी। और करीब 200 माइल्स 240 या 200 माइल्स से कवर किए थे ऑन फुट। सो ये इसको दिल्ली चलो मूवमेंट किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह को, डी पार्ट। इसमें क्या था कि गांधी जी ने टूवर्ड्स द एंड ऑफ 1940 जो कांग्रेस थी उन्होंने बोला कि गांधी जी को कमांड देने के लिए बोला। और गांधी जी ने क्या किया, फ्यू जो सेलेक्ट किए इंडिविजुअल, उन्होंने बोला कि आप अपने एंड पे अपना एक सत्याग्रह चलाओ इंडिविजुअल बेसिस पे। तभी इस मूवमेंट का नाम था इंडिविजुअल सत्याग्रह। और जो जाओ अपने अपने एरिया में और अपनी बात को पहुंचाओ कि क्या क्या था और क्या क्या करना है, क्या क्या नॉन कॉपरेशन, और अपना व्यू पॉइंट वहाँ पे रखो। तो इसके रिलेटेड अगर आपको जो सरकार है वो अरेस्ट नहीं करती है तो आप सबको मार्च करना है टूवर्ड द दिल्ली। इसलिए इसको नाम दिया था दिल्ली चलो मूवमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी रीमार्क ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक। ये किसके लिए बोला था उन्होंने? ये बोला था बेसिकली क्रिप्स मिशन के लिए। पोस्ट डेटेड चेक 1942 में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और इसमें क्या था, प्रपोजल दिए गए थे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने का। और बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे आफ्टर द वॉर। आफ्टर द वॉर आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड की जाएगी। और जो डिफेंस होगा इंडिया का वुड बी इन ब्रिटिश हैंड्स एंड गवर्नर जनरल पावर वुड रिमेन इंटैक्ट। उसको इंटैक्ट रखा जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग जो गांधी जी के रिमार्क थे वो क्या थे कि ये पोस्ट डेटेड चेक है कि बाद में हम अवेल कर सकते हैं, लेकिन उस बैंक पे हमें विश्वास नहीं है जो हमें ये पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है। तो अब कांग्रेस भी बोल रही थी कि हमें जो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें बेसिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंस
चाहिए। तो क्रिप्स मिशन भी यहाँ पे फेल हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। अब पाकिस्तान डे कौन से दिन को मनाया जाता है? 23 मार्च। ये बेसिकली 1943 में आया था सबसे पहले, इसको सेलिब्रेट किया गया था। सो 23 मार्च 1943 वाज ऑब्जर्व्ड एज पाकिस्तान डे। व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ जिन्ना टू सीआर फार्मूला? अब राजा गोपालाचारी फार्मूला क्या था कि इसमें बेसिकली जो सीआर राजा गोपालाचारी थे उन्होंने मुस्लिम लीग को बोला कि वो कांग्रेस की हेल्प करें टू अचीव इंडिपेंडेंस, अचीव करने में इंडिपेंडेंस, और बाद में हम देखेंगे कि एक रेफरेंडम करवा लेंगे नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट है वहाँ पे एक प्लेबिसाइट करवा लेंगे लोगों से कि क्या आपको चाहिए एक सेपरेट स्टेट, और अगर उनको चाहिए होगी फिर हम एक सेपरेट स्टेट अपने हिसाब से बना लेंगे, और जो डिफेंस होगा, कमर्स होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो एक जॉइंट तरीके से हम उसको वर्क करेंगे उसके ऊपर। लेकिन जो जिन्ना थे वो बोल रहे थे कि नहीं, ये उन्होंने बोला कि लेकिन जो प्लेबिसाइट होगा उसमें सिर्फ मुस्लिम ही वोट करने चाहिए। लेकिन जो राजा गोपालाचार्य थे वो बोल रहे थे कि सारे लोगों को डिसाइड मतलब होना चाहिए, राइट होना चाहिए डिसाइड करने का, जो भी उधर सारे लोग रहते हैं। लेकिन जिन्ना बोल रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम को राइट दिया जाए वहाँ पे डिसाइड करने का। और उन्होंने जो आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर बोल रहे थे राजा गोपाली, उसको भी अपोज किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट थी वो करेक्ट हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट वेवल प्लान? अब कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है वेवल प्लान के रिलेटेड? अब वेवल प्लान क्या था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जून 1945 में, कहाँ पे? शिमला में। और इसमें पूरा डिस्कस किया गया था कि एक रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब मुस्लिम्स की अलग होगी और हिंदूज़ की अलग होगी, और दोनों को जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, और एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी जो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? 1935 के एक्ट के रिगार्डिंग बनी जाएगी। लेकिन अब इसमें और क्या क्या स्टेटमेंट दी हुई हैं, अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। मुस्लिम लीग वांटेड ऑल मुस्लिम लीग मेंबर टू बी लीग नॉमिनीज। अब ये बिल्कुल सही है। हाँ, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? जो मुस्लिम लीग के मेंबर हों, वो मुस्लिम मेंबर हों वो लीग से ही नॉमिनेट हुए हों। और जिन्ना गेव ही अपोजिशन टू वेवल प्लान इन दिल्ली कॉन्फ्रेंस। अब जिन्ना ने इस प्लान को अपोज किया था, लेकिन दिल्ली कॉन्फ्रेंस में नहीं, शिमला कॉन्फ्रेंस में। तो इसका आंसर आ जाएगा शिमला। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड ऑन द डेथ ऑफ गांधी दैट लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स? ये किसने बोली थी? अब 1948 में गांधी जी की डेथ हुई थी, और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो वो अब किसने बोली थी ये वाली लाइन कि लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ? ये बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। हु हेडेड बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड इन 1947 इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पार्टीशन? अब बेसिकली जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो अब बाउंड्रीज डिसाइड करनी थी कि कौन सा रीजन है वो पाकिस्तान की साइड जाएगा और कौन सा रीजन है वो इंडिया की साइड आएगा। तो इसके लिए एक कमीशन अपॉइंट किया गया, और इसके हेड कौन थे? रेड क्लिफ। तभी जो लाइन थी उसको बोलते थे रेड क्लिफ लाइन। तो अब इसमें था, इसको रेड क्लिफ को 6 वीक्स का टाइम दिया गया बाउंड्रीज़ को डिसाइड करने में, और ये कमीशन था, इसमें दो बाउंड्री कमीशन बने। सो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इन्होंने 6 वीक में डिसाइड करना था कि कौन सा रीजन कहाँ पे आना है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट है वो अगस्त 12 को सबमिट कर दी थी, लेकिन जो माउंट पैटन थे उन्होंने क्या किया, उस रिपोर्ट को पहले ना सबमिट करके इंडिया के सामने अगस्त 15 को रखा। क्यों रखा? क्योंकि बेसिकली वो चाहते थे कि अगर कोई भी मारकाट हो तो वो उसका जो भी वो आए, रिज़ल्ट आए या कोई भी वो आए, दोष आए, तो वो किस पे आए, वो किस पे आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आए, वो इंडिया और पाकिस्तान पे आए, और उसमें ब्रिटेन का कोई भी नाम ना आए। सो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दैम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब पहला है क्रिप्स मिशन, ये पता है हमें 1942 में आया था, 1942 में यह आया 1942 में। अगस्त ऑफर आया 1940 में। नेहरू रिपोर्ट ये आई थी 1928 में। अब वेवल प्लान आया था 1945 में। सो 42, हाँ, सो थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ, वो कौन सा ऑप्शन है? वो है बी पार्ट। तो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो ये था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूरा इन सब का इवेंट्स का। सो आई होप ये थे 25 क्वेश्चन जो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।